नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की खोज पाठ 2 तलाश का, जिसका अध्ययन आरंभ तो हम कर चुके हैं और कुछ अंक पढ़ भी चुके हैं। तो आज का जो अंक है जिसे हम अब पढ़ना शुरू करेंगे उसका नाम है भारत माता। भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, मैं कौन? लेखक जवाहरलाल नेहरू जी। सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। कि भरत का नाम, जो राजा भरत थे उनके आधार पर देश का नाम पड़ा था भारत, और सिंधु और इंडस से होता हुआ पड़ा था इंडिया और फिर हिंदुस्तान। तो दोनों नामों की वो बात करते हैं। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। एक जैसे क्यों पूछे? क्योंकि किसानों की समस्याएं पूरे भारतवर्ष में लगभग एक जैसी थी, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान, लगान होता है टैक्स, और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत कौन? अंग्रेजों ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की, राहत होता है कि किसी को थोड़ा सुकून मिले, कुछ लाभ हो, कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर, कि भारत को एक मानकर, जिसका खंड नहीं हो सकता, उसके बारे में सोचे। कि जो किसान है सिर्फ अपने तक अपनी समस्याओं के बारे में ना सोचे, एक क्षेत्र विशेष के बारे में ना सोचे, पूरे भारत के बारे में सोचें। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। कि एक एरिया से बाहर निकलकर, एक क्षेत्र से बाहर निकलकर संपूर्ण राष्ट्र के बारे में, और संपूर्ण राष्ट्र के साथ साथ थोड़ा विश्व के बारे में भी हम ध्यान रखें। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने कौन? लेखक। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। वहाँ की जो सामान्य जनता है देहात की, तो मौखिक रूप से अपने पूर्वजों से सुनते हुए जो भी कहानियाँ, कथाएं उन तक पहुँची थी, तो भारत की काफ़ी कुछ जानकारी उसके बारे में उन्हें थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था कि वास्तव में हमारा देश क्या है। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। तो यात्रा से उन्हें क्या लाभ हुआ? कि विभिन्न देश के विभिन्न भागों में वो गए, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की समस्याओं को उन्होंने देखा, समझा, जाना, तो देश को इस प्रकार उन्होंने जान लिया। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। क्या स्वर होता था? भारत माता की जय। कि लोग नेहरू जी को देखते ही इस गूंज का नारे का उच्चारण करते थे, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, क्या मतलब है, क्यों कहते हैं भारत माता की जय। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक भी लगता और चकित भी करता, हैरान भी करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते कि अब क्या कहें। ताकना अर्थात देखना। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ किसान है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। तो उसका जवाब होता भारत माता की गूंज के साथ जो प्रश्न करते थे नेहरू जी, उसका। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर भारत की मिट्टी? कि वो जो मिट्टी की बात कर रहे हैं सिर्फ अपने खेतों की, अपने गांव की, अपने जिले राज्य की, या पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं?
प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। तो बताते कि सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है अपने भारत का, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इस जनता जनार्दन की जय, कि जो सामान्य जनता है, अगर हम भारत की जय कहते हैं तो इन जनता की ही जय कहते हैं, भारत के नागरिकों की ही जय बोलते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। अब अगला अंक पढ़ते हैं, भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है कि भारत की जो विविधता है, अलग अलग रंग रूप है सबके, वो हमें स्पष्ट रूप से आंखों से स्पष्ट दिखते हैं। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, शरीर के बनाव में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात उनकी भाषा अलग है, पहनावा अलग है, उनके शारीरिक जो रंग रूप है वह भिन्न दिखता है। वहाँ के बहुत से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के, भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं कि हिमालय के दूसरी तरफ जो देश हैं, उनकी संस्कृति का प्रभाव भी हमारे यहाँ के राज्यों पर दिखाई पड़ता है। इन तमाम पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं, कि पठानों का जो फोक डांस है उस पर प्रभाव है रूस का जो फोक डांस है, कोजक शैली में जो नृत्य वहाँ होता है, वो दोनों के जो फॉर्म है वो दोनों मिलती हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थीं, अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। तो सबसे पहले आर्य जाति जब शुरुआत हुई थी तो वो हिंदू थे। धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। मठ होता है जैसे हमारे मंदिर होते हैं, ऐसे ही बौद्ध जहाँ रहते हैं, बौद्ध भिक्षु, उनको मठ बोल देते हैं। स्मारक जो हम कहते हैं कि हमारी याद के जो स्तंभ हैं, कोई भी इमारत है तो स्मारक हो जाते हैं। तो ढेरों ध्वस्त वो हो सकता है स्वयं हो गए हों या किसी ने कर दिए गए हों, क्योंकि बहुत सी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो जो स्मारक और मठ ढह गए, उनके अवशेष, उनके कुछ अंश बचे हुए वहाँ बिखरे हैं। और वो विशेष रूप से कौन से हैं? तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। पूरे विश्व में प्रसिद्ध था भारत का तक्षशिला विश्वविद्यालय। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। एशिया के विभिन्न जो देश हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते थे कि तक्षशिला में आकर वो अध्ययन करें। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है
कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग, भारत के मध्य भाग में ये सभी रहते हैं, कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, गुण अवगुण। इसकी जानकारी लेखक को कैसे प्राप्त होती है? इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, मानो पूरी दुनिया ही भारत में सिमटी हुई थी। एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गई, यहीं के होकर रह गए, यहीं खो गए, इसी में मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व, बांटने वाले तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सामंजस्य होता है तालमेल बिठाना, कि दोनों संस्कृतियों में या दो जो आक्रांता कोई आया है तो यहाँ की संस्कृति से कुछ तालमेल बिठाया जाए। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों की या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। कि विविधता बेशक थी भारत में, उस विभिन्नता को भी बरकरार रखा और दूसरे के जो हमसे भिन्न चीजें थी उन्हें भी सराहा गया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती हैं या आपस में घुल मिल जाती हैं, कि जो बहुत निकट रहते हैं वो एक जैसा प्रतीत होने लग जाते हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती, धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में, कि जिस इतिहास की हमें जानकारी है उसमें किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था। कहीं भी जाता था भारत के किसी क्षेत्र में अपने घर जैसा एहसास उसे वहां पर होता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। उन दिनों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। कि ये लोग जो भारत से बाहर से आए थे भारत में, लेकिन यहाँ रहते रहते बिल्कुल भारतीय ही हो गए। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, कि राष्ट्र मुख्य हो गया है व्यक्ति के सामने, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों, कि अगर कोई बाहर जाकर रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका एक समूह, भारतीय जो है समूह के रूप में एक साथ रहते हैं। बेशक उनके मन के विचार ना मिलते हों, लेकिन दूसरे देश में वो एक होकर ही रहते हैं और दिखाते भी उसी तरह से हैं। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम का धर्म का प्रभुत्व है, बेशक वहां मुस्लिम जो समुदाय है मुस्लिम धर्म को ज़्यादा मान्यता है, लेकिन अगर वो भारत से गया है तो उसे हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। आप और मैं अगर सोचते हैं तो हमारे भी विचारों में भिन्नता मिलेगी।
जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती हैं, कि जो प्रकृति का सौंदर्य है उसके बारे में, और यहाँ के लोगों से बेहद अंतरंग तरह से वो सोचते हैं, उनके साथ मन से बहुत जुड़े हैं और उन्हीं के बारे में विचार करते हैं, और वही उनके लिए भारत है। और जिसके बीच से कल कल खल खल करता बहता झरना है, जो प्रकृति का सौंदर्य कश्मीर से लेकर भारत के चाहे किसी भी कोने तक फैला है, और कश्मीर से विशेष स्नेह क्योंकि वह वहाँ से जुड़े हुए हैं, उनका राज्य रहा है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं कि जैसा जैसा हमें भाता है हम अपने भारत के बारे में वैसा सोचते हैं, और अब हमारी दृष्टि में भारत वही हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले अंक में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।